चलिए, वेलकम, स्वागत है सभी का। बीपीएससी के हो चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, किसी का भी मुख्य परीक्षा जिसमें रिटेन लिखते हैं, उस मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए तो हम लोग बीपीएससी के अनुसार आते हैं। ये मत समझना है सभी को जो भी 69 होगा मेंस, इसलिए 69 के हिसाब से बताया जा रहा है, 70 में अलग होगा, जब मेरी बारी आएगी तो अलग होगा। वैसा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, मैं ओवरऑल पढ़ाऊँगा। 69 रहे, चाहे भविष्य में किसी को देना हो उसके लिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 69, जब 69 जो देंगे, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तब एक महीना के लिए उसको अलग से हम ब्रीफ करेंगे, उसका सजेशन बना के देंगे मुख्य रूप से। लेकिन उनको भी ओवरऑल पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी अब यूपीएससी का स्टाइल में आ चुका है। मेंस में ये समझना होगा हम लोगों को। अगर आप उसको नस नहीं समझेंगे तो आप नहीं हो पाएगा। और पीटी निकाल लेना कोई बहादुरी नहीं है, ध्यान रखना। पीटी मेंस के पहुंचने के लिए क्या है? दरवाज़ा। अगर मान लीजिए इस रूम में हमको इन करना है तो दरवाज़ा खोलेंगे तभी प्रवेश करेंगे, तो दरवाज़ा पीटी हो गया। क्लियर है? तो पीटी पास करना जरूरी है, लेकिन उसके पहले मेंस की तैयारी हो अच्छे से कम आपको 50 से 60% मेंस की तैयारी किया हो, आप विषय वस्तु का समझ हो, कि ताकि कि पीटी निकलने के बाद आप अच्छे से तुरंत कर पाएँ। नहीं तो बहुत को ऐसी परेशानी होता है, पीटी निकल जाता है, पीटी टॉपर हो जाता है और मेंस में कलम उसको चलता ही नहीं है। तो ये ध्यान रहे कि पीटी, बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो प्रश्न करता है सर पहले पीटी की तैयारी करें पहले मेंस की तैयारी करें। तो मेरा सुझाव है वैसे विद्यार्थियों के लिए जो प्रारंभिक स्टेज पे है, पहले क्या तैयारी करें? मेंस की तैयारी करें। वैसे जितना भी विषय हमने यूट्यूब पे पढ़ाया है या पहले पढ़ा चुका है पीटी भी, वो मेंस के ही स्टाइल में है। जो उसको समझ लिया, पकड़ लिया, समझ जाएगा कि मेंस। जैसे मैंने इतिहास को राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा होगा, तो अगर मैंने 1905 का बंगभंग आंदोलन पढ़ाया तो उसको मैं उसी स्टेप पे ले गया। कारण क्या थे, घोषणा कब हुआ, कारण क्या था, उसका स्वरूप या विस्तार क्षेत्र क्या था, सीमाएं, कौन भाग लिया कौन नहीं भाग ले पाया, उसका महत्व क्या है, प्रभाव क्या है। उदारवादी अगर पढ़ाए होंगे तो उदारवादी का सिद्धांत क्या है, कौन कौन थे उदारवादी, ऐसा देखे होंगे। तो वो मेंस का ही स्टाइल है। अगर उस स्टाइल में कोई पढ़ा हुआ तो मेंस का ही स्टाइल है। लेकिन यहाँ पे मेंस के क्रम में मेंस हम बताएंगे कि अब आते हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले सिलेबस का अध्ययन करना होगा। सिलेबस पे जिसको पकड़ है, सिलेबस जो समझ गया, मेंस की तैयारी आपका 30% ही हो गया। 30% तैयारी पूर्ण। पहले तो सिलेबस समझना है, सिलेबस है में क्या क्या पढ़ने के लिए कह रहा है। बहुत सा ऐसा प्रश्न बीपीएससी पूछता है, जब यूपीएससी पूछता है कि सिलेबस का लाइन ही उठा कर डाल देता है, प्रश्न बना देता है। आप सिलेबस देखोगे तो पता चलेगा। तो अगर सिलेबस नहीं खरीदे हैं तो कृपया सिलेबस खरीद लें, सिलेबस होना चाहिए। दूसरा है, क्या कहते हैं उसको, प्रीवियस ईयर का क्या क्वेश्चन बैंक। इंग्लिश ठीक लिखे हैं, कोई कंफर्म करे। हाँ, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक मेंस का है, किसके किसके पास है? कर दियो ना, क्वेश्चन बैंक एकदम चाहिए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक दोनों साथे हो। अगर जिस चीज़ को हम पकड़े हैं, जिस टॉपिक को पकड़ेंगे, तो सिलेबस देखेंगे और क्वेश्चन बैंक देखेंगे कि क्या पूछा है।
अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक को आप अध्ययन करते हो तो 30% तैयारी पूर्ण यहाँ भी है आपका, पूर्ण हो जाएगा। 60% इसी पे है भैया। ऐसा नहीं कि सर जो पढ़ा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। सर मेंस में आपको अपना दिमाग अप्लाई करना होगा। मेंस यही है, हम एक धर्रा देंगे और आपको उस धर्रे पे काम करना होगा घर में बैठ के। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे किसी चीज़ों का, आपको उसको आधार पे माइक्रो नोट्स बनाना होगा घर में प्रत्येक दिन संक्षिप्त में। ये सिलेबस और प्रीवियस ईयर के आधार पे। और उसके बाद मेंस की तैयारी में रणनीति क्या होनी चाहिए घर में? रणनीति, पढ़ने की रणनीति। पढ़ने की रणनीति किसी विषय या टॉपिक को पहले क्या करना है? पहले पढ़ना है। दूसरा चरण में समझना है। तीसरा चरण में सारांश क्या है, और चौथा चरण में माइक्रो नोट्स बनाना है। और पांचवा चरण में प्रतिदिन आंसर राइटिंग करना, आंसर लेखन। मुख्य परीक्षा का रणनीति, तैयारी का रणनीति यही है। मुख्य परीक्षा की तैयारी की रणनीति यही है। पहले पढ़ना है, उसके बाद उसको समझें कि आपने पढ़ने का मतलब थोड़ो। अब आप लोग अभी पढ़िएगा तो आपको फैक्टवा नज़र आएगा, कने फैक्टवा है। मेंस की तैयारी में फैक्ट को नज़र कम न जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट नज़र आना चाहिए, कहना क्या चाह रहा है। मान लिया जाए, आगे हम बोले बताएंगे। तो पढ़ने की रणनीति, किसी विषय या टॉपिक को पहले क्या करना है, दूसरा, तीसरा सारांश क्या है, वो चीज़ पढ़े तो उसका निचोड़ आता है। चौथा चरण में माइक्रो नोट्स बनाना संक्षिप्त में। उसके बाद पांचवा चरण में क्या करना है, प्रतिदिन आंसर राइटिंग करना है। टाइम के अंतर्गत 20 मिनट में एक क्वेश्चन लिख देना। बैठना है कि आज 1 घंटा में क्वेश्चन लिखेंगे तो 5 क्वेश्चन 1 घंटा में लिखना है किसी भी सूरत में, ठीक है। अब माथा दर्द कर रहा है सबको कि क्या टास्क मिल रहा है, उनको पता भाग जाएंगे। मेंस की जैसे आता है सिटी लाइन धरता है सब क्या, क्योंकि उसको दर्द होता है। तो बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कमीशन का करते हो तो मेंस के पढ़ना सीख लो, मेंस तैयारी करना सीख लो। जिस दिन ये आ गया तभी ख्वाब ऑफिसर बनने का देखो, नहीं तो फिर बाबू बनना के लिए तैयारी करो। बाबू मतलब अब एसएससी निकला बहुत सा 5 सर गो इधर 5 वही ना कर, जो एसएससी से भारी होगा कलर का तो क्या करेगा, बाबू बनता है।
छोटा बाबू, बड़ा बाबू, नाजिर बाबू, ये सब ब्लॉक में ही पदस्थापन होता है। वह भी है बहुत सा एसएससी का हुआ ना, फिर होगा ब्लॉक में आएगा, तो वो बनना है तो इसमें माथा नहीं लगा। और ऑफिसर बनने के लिए, कमीशन का ऑफिसर बनने के लिए तब तो ये पढ़ना ही होगा, इससे भाग नहीं सकते। हम सनम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ेगा नहीं। पीटी पास कर जाओगे फिर भी दुख कब होता है? पीटी पास नहीं होता है तो दुख कम है, कम दुख होता है। जब पीटी पास करके मेंस नहीं होता है तब कितना दुख होता है वो उससे पूछो, जिसका नहीं होता है। बहुत दुख होता है, क्योंकि आप किसी भवन छत पर चढ़ने के लिए, छत पर अगर 10 सीढ़ी है तो 8 सीढ़ी क्या है? पीटी है, और 1 सीढ़ी मेंस है, और एक क्या है? साक्षात्कार। 8 सीढ़ी पीटी है, लेकिन 1 सीढ़ी तुमको बहुत रुलाएगा, मात्र 1 बहुत रुलाएगा, जान नहीं छोड़ेगा। सुतोगे तो आंसू गिरेगा, तकिया भीग जाएगा, अभी कम भीगता होगा। बहुत मेहनत किए सर, नहीं हुआ, सॉरी, अगला बार हो जाएगा। पीटी में ये कह सकते, मेंस में क्या कहोगे? मेंस में जब पीटी तुम निकाल दोगे तो सभी की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। घर में माता पिता, भाई बहन, पड़ोस, क्या मेरी बेटी, मेरा बेटा ऑफिसर बन ही गया। मान के भी हम चलते हैं कि पीटी जब निकाल रहे हो तो मेंस की तैयारी हो, तो वो दिन ना देखना पड़े, इसके लिए पहले आवश्यक है कि मेंस की तैयारी करें। मेंस बहुत आसान है। जिस दिन मेंस का नस पकड़ लोगे तो तुमको पीटी पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, नहीं मन लगेगा। फिर तुम अपने कवरेज कर लोगे पीटी, फिर मुझे पीटी नहीं पढ़ाना पड़ेगा, हमको पता है। फिर तुम खुद पढ़ लोगे पीटी, कैसे पढ़ना है पीटी में। तो पढ़ने का रणनीति ये होना चाहिए। आप लोग सभी लोग लिख ही लिए होंगे, तो मिटाते हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी में पहले सिलेबस का अध्ययन करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, फिर पढ़ने की रणनीति, ये है 40%। 100% हो गया। हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अरे फोटोआ खींच लो, बाद में लिखते रहना, सुनते रहना। मिटा दें, मिटा दें, फोटो खींच लेना चाहिए था। अब देखो, किसी चीज को पढ़ने की रणनीति में आते हैं। पढ़ने की रणनीति, पढ़ने की रणनीति। तो सबसे पहले अपने आप से प्रश्न करो। कोई चीज पढ़ो, कोई टॉपिक पढ़ो, तो अपने आप से प्रश्न करो, क्या है प्रश्न? क्या करोगे? क्या है? अगर मान लिया हम एग्जाम्पल ले लें, कुछ भी, नारी शक्ति बंधन योजना ले लिए, क्या है? क्या का मतलब होता है? परिभाषा, अर्थ, अभिप्राय जो कहती है। पहले किसी चीज को पढ़ने के लिए अपने आप से प्रश्न करें, क्या है? क्यों? उसके बाद प्रश्न करें क्यों? क्यों में 3 चीज छुपा होता है। क्यों में 3 चीज।
क्यों जहां है इसका मतलब है कारण ही छुपा है। किसी चीज का उद्देश्य हो सकता है, किसी चीज का लक्ष्य हो सकता है। क्यों का मतलब कारण, उद्देश्य, लक्ष्य, तीनों कोई आ सकता है। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना, क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है? डिजिटल इंडिया, कोई भी चीज ले लो, पुट आ जाएगा। तो जब किसी चीज को पढ़ोगे तो हो सकता है कि उसमें कारण होगा, उद्देश्य, लक्ष्य तीनों हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें होता है जिसमें कारण नहीं होता है। ठीक है। संथाल विद्रोह, अगर हम पढ़ रहे हैं तो संथाल विद्रोह क्या है? तो ब्रिटिश सत्ता, आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संथाल परगना क्षेत्र में सिद्धू, कांदू, चांद, भैरव तीनों भाइयों द्वारा विद्रोह, संथालों के हित के लिए विद्रोह किया गया। उसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये है ना, खत्म हो गया। क्यों संथाल विद्रोह? अब अगला पढ़ेगा कि संथाल विद्रोह क्यों हुआ, क्यों हुआ, मतलब कारण होगा, कारण लिखेंगे। फिर संथाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सत्ता को खार फेंकोगा सीधा। लक्ष्य क्या था? एक अपनी सरकार की स्थापना करना, समानांतर सरकार टाइप का। क्लियर हो गया? संथाल विद्रोह अगर पढ़े, अगर मान लिया हम चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे, टॉपिक उठाएंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या है? प्रश्न करेंगे नहीं। तो 1917 ईस्वी में नीलहा किसान की समस्या को समाधान करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अहिंसक तरीके से चरणबद्ध प्रारंभ किए गए आंदोलन को सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? अब फिर चंपारण सत्याग्रह में क्यों, यानी क्यों मतलब कारण। अब समझ में आ रहा है ना पढ़ना कैसे किसी चीज को लेंगे। चाहे तुम G20 क्या है, ठीक है। अब G20 का गठन का कारण, उस समय कोई देश, सभी देश ने G20 का गठन क्यों किया होगा? जब गठन का कारण होगा कुछ न कुछ कि भाई हम जो है विकसित देश, जो एक दो ध्रुवीय, जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो दुनिया दो ध्रुवों में बटा, एक पूंजीवाद, एक समाजवाद। तो जो देश गरीब था वो सोच रहा था भाई हम किस मंच पे जाएं विकास के लिए। तो सोचा नहीं, हम एक नाम गुट बनाया। और फिर नाम गुट में फिर विचार किया कि हमको दोनों से लेना है, सबको बुलाए, तो एक मंच बनाया। वो कौन था मंच? G20। वो आर्थिक मंच है। आर्थिक दुनिया में सभी देशों के आर्थिक हित की बात करता है। तो कहने का मतलब G20 का गठन क्यों हुआ था, कारण। G20 का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कुछ भी। तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ना है? इसको समझ में नहीं आ रहा है, खोपड़ी बंद है। आ रहा है ना? हम तो टॉपिक दे देंगे, कल कहेंगे बना खाओ। चलो फिर प्रश्न करो अपने आप से, क्या, क्यों, कब। कब हो गया? ये हो गया PT। का मतलब इसमें तीसरी तिथि PT है। कहाँ, कहाँ का मतलब होता है छुपा होता है, क्षेत्र या स्थान या विस्तार क्षेत्र या प्रसार क्षेत्र
या स्वरूप। किसने, ये क्या है, पीटी। यहां भी पीटी है, लेकिन किसने और कब दोनों पीटी है, मुक्ता नहीं पीटी। अब पूछेगा चंपारण 1916 के कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें चंपारण सत्याग्रह के किसानों, नीलाहा किसानों की समस्या किसने उठाया? हाँ, राजकुमार। किसने पीटी? तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे? कब, कहाँ, किसने और कैसे? कैसे, कैसे बृहत रूप है। कैसे में क्या होता है? छिपा हुआ है प्रावधान, विशेषताएं, या सिद्धांत किसी का, या कार्यक्रम, या समझौता, अगर आपको पढ़ने के क्रम में ये और ये खोजने आ गया, आप मेंस का मास्टर हो गए, फिर आपको किसी का दरवाजा, मेरा भी दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपको कैसे में किसी चीज में यही हो सकता है, किसी चीज में दोनों हो सकता है, किसी चीज में चारों हो सकता है। जैसे G20 का क्या सिद्धांत है? G20 का स्वरूप क्या है? सीटी पूछा है कि यह इतने देशों का GDP है, इतने देशों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रावधान कैसे, या प्रकृति, यहाँ प्रकृति ये पूछा है, प्रकृति से नाता पूछा है ना पीटी कि नहीं पूछा है? विशेषताएं, G20 का क्या विशेषताएं, प्रकृति या विशेषताएं एक ही बात हुआ जो पूछा था पीटी। नहीं, स्वरूप थोड़ा चेंज है। स्वरूप का मतलब रूप। जैसे तुम्हारा रूप क्या है, तो इतना फीट लंबा हो, सांवली हो, वगैरह वगैरह। विशेषताएं मतलब उस रूप में विशिष्ट, मतलब तुम बोलती हो लेकिन अधिक अच्छी हो, लेकिन अधिक बोलती हो। ये क्या हो गया? किसी का विशेषताएं हो गया। विशेषताएं में सकारात्मक चीज भी होता है, नकारात्मक चीज होता है, दोनों ध्यान रखना। गुण और अवगुण, किसी का गुण भी उसकी विशेषताएं है, उसका अवगुण भी विशेषताएं है। ये मत समझना कि खाली गुण लिखेंगे वही विशेषताएं होगा, अवगुण भी उसकी विशेषताएं हैं। कार्यक्रम, अब कोई योजना है, किसी योजना का कोई कार्यक्रम, G20 का बैठक हुआ तो उसका क्या क्या कार्यक्रम था? किस एजेंडे पे बैठक हुआ? वही कार्यक्रम हुआ। समझौता कुछ देशों के बीच में होगा, हाँ ये करना है, वो करना है, होता है ना। भारत पाकिस्तान समझौता, भारत बांग्लादेश समझौता, कोई संगठन है। अब मान लीजिए सेकेंड में ले लेंगे, गरीबी क्या है, क्यों गरीबी अच्छा चीज है नहीं है, इसलिए इसका कारण होगा ये नहीं होगा। गरीबी के निवारण के लिए जो योजना आएगी वो ये नहीं होगा, ये होगा। ये तुमको थिंकिंग करना है कि कहाँ कारण होगा, कहाँ कारण नहीं होगा। गरीबी का कोई उद्देश्य होता है क्या? हाँ, गरीबी का कारण होगा। गरीबी का रूप ये है, गरीबी का रूप। भारत में गरीबी का परिभाषा में लिखोगे कैलोरी, या रूप में यहाँ क्या लिखोगे?
ये क्षेत्र या विस्तार क्षेत्र में आप तुम डाटा बता दोगे, भारत का डाटा बता देना, और सबसे अधिक गरीबी जहाँ वहाँ, और सबसे कम वो डाटा बना के निकल देना, ठीक है। और गरीबी का स्वरूप में निरपेक्ष और सापेक्ष होता है, देखे हो, पढ़े होंगे। अब यहाँ पे आना है कैसे, तो गरीबी का सिद्धांत कैसे प्रावधान है, सचिन ये सुरेश तेंदुलकर दिया है, रंगनाथन दिया है, ये सब दिया है। हम यहाँ पे आए, ये हुआ 6 सिद्धांत, 6 सूत्र है पढ़ने का, मेंस पढ़ने का, लिखने का, क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसने और कैसे। अगर ये इसको समझ में आ गया तो पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी। कोई चीज़ पढ़ो तो अपने आप से प्रश्न करो, अपने आप से, ये क्या है, क्यों है ऐसा हुआ, इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसके क्या कारण थे, कब हुआ, कहाँ हुआ। जैसे आप मान लीजिए पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन तो पता ही है, क्या में भारत छोड़ो आंदोलन कैसे घोषणा हुआ, किस दिन हो गया, कहाँ, प्रसार क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ हुआ था, अब बिहार में बता देना है कहाँ कहाँ, विश्व विस्तार क्षेत्र का नक्शा बना देना है। उसके बाद कैसे में इसका विशेषताएं क्या था, कौन कौन भाग लिया था, कार्यक्रम क्या था, लाइन उखाड़ दो, उसको जला दो, है ना, सब भूमिगत चल रहा था, जयप्रकाश नारायण भूमिगत आंदोलन कर रहे थे। तो ये सूत्र आपको अगर पता है तो आप मेंस तैयारी कर पाएंगे, आप मेंस लिख पाएंगे और मेंस का नोट्स बनाएंगे। और मेंस का नोट्स तो हम देंगे ही, हम बताएंगे ही, लेकिन अनुरोध है कि आप लोग गलत लिखें चाहे सही लिखें, आप नोट्स को, मेंस का नोट्स स्वयं बनाएं। जिस दिन मेंस का नोट स्वयं बनाने आ गया उस दिन आप परिपक्व हो गए, तैयारी हो गई। दिमाग में बैठा लेना, किसी दूसरे का चीज को नकल, रणनीति को नकल करना है, तरीके को सीखना है, लेकिन लेखन और शब्द हमेशा आपका हो, आपका मौलिक। क्लियर हो गया। तो हम अब आते हैं अगला चरण में। ये तो पढ़ने की रणनीति हम बता दिए, चलिए अगला चरण में आते हैं। समाधान प्रथम पत्र में हम देखते हैं, अब आगे यूपीएससी का कि प्रथम पत्र जो है वो 3 सेक्शन में है। खंड ए में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। यहाँ अनिवार्य क्यों लिखें, 2 में 2 क्वेश्चन रहेगा, एक मूल में रहेगा और एक या करके रहेगा, अथवा यहाँ भी मूल या अथवा, तो ये दोनों को एक दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन रहेगा, एक रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देगा, उसके बाद या फिर लिखेगा, तो या तो ये 2 या वाला 2, ये 2 या, सब में वही रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ए से ई टिप्पणी रहेगा, टिप्पणी रहेगा जो आप एक पेज में लिखोगे, एक ही पेज में सब कुछ लिख देना। खूब कलम तेज जाता है 2 पेज, 2 पेज का मतलब हुआ एक इधर और एक इधर, 2 पेज हुआ। कोशिश करो कि एक ही में लिखो, क्योंकि मेंस परीक्षा में बहादुरी खूब जानना नहीं है। आगे हम बताएंगे बहादुरी किसमें, जो उसमें बहादुरी कर लिया वो पक्का उसका मेंस होगा और अच्छा नंबर आएगा, टॉपर हो सकता है। ये मत तुम लोग समझना कि क्या हम टॉपर हो सकते हैं, जब टॉपर हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा वो हम टॉपर हो गए। टॉपर कैसे होता है बताएंगे।
उसका भी है कुछ चीज़ें, तो टॉप कैसे कर जाता है तुमको खुद नहीं, जब आएगा तो तुम इतना खुशी में रहोगे कि फूले नहीं समाएगा, तुमको खुशी से आंसू गिरने लगेगा कि हम तो सोचे थे कि पास कर जाएंगे, लेकिन हम टॉप कैसे हो गए हमको पता ही नहीं कैसे टॉप। तो ये पहले ये समझ लो कि प्रथम पत्र में खंड ए, खंड बी, खंड सी होता है। क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य का मतलब यहाँ हम लिखें कि इसमें ए से ई देना ही है, इसमें और इसमें जो लिख दिया उसका सिलेक्शन हो गया। नींद आ रहा है तो बुआ सो जाओ। अब हम पहले बोले थे ना कि मेंस में क्या आएगा, नींद। लेकिन पीढ़िया पड़ा कहाँ वो फैक्टबा नजर आ क्या, कुतुब मीनार किसने बनाया, कुतुब मीनार कहाँ है, ठीक है। पीटी में 10 फैक्ट बता देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही ये बनाना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छूटना चाहिए क्या किसी भी सूरत में नहीं। हमारा बीपीएससी में सबसे ज़्यादा नंबर इसलिए आ गया, जीएस में हो चाहे ऑप्शनल में हो, क्योंकि हमने टिप्पणी का भाग छोड़ा ही नहीं, टिप्पणी का भाग नहीं छोड़ा। जैसे क्यों, अगर मान लीजिए ए में 7-8 नंबर है, बी में 8 नंबर, कितना रहता है बता देते हैं, देखो समझाते हैं कि कैसे सिलेक्शन होता है। पहले समझो सिलेक्शन लेने का तरीका, सी में 8, उसके बाद डी में 7 और ई में 7, ठीक है। हमको एक पेज में हम तरीका बता देंगे, टिप्पणी लिखने का तरीका आता है, जिसको टिप्पणी लिखने आ गया उसको निबंधो लिखने आ गया। टिप्पणी इक्वल टू निबंध, निबंध और टिप्पणी में सेम चीजें। हमको इसमें 5 नंबर लाना है, कितना हुआ, हाँ 23 है, कितना का, हाँ 38 है, 38 का 23 कितना परसेंट हुआ, आराम से मिल जाएगा। 5 नंबर प्रोफेसर दे देता है। अब देखो इसमें तुमको रहेगा 38 नंबर, तो 38 में तुमको देगा 19 से 20, ठीक है। खराब लिखो, खूब अच्छा लिखोगे तो इसमें तुम 23-25 नंबर ला सकते हो। औसत लिखोगे तो 19 से 20 मिलेगा, और खराब लिखोगे तो 17 से 18 मिलेगा। वो प्रोफेसर जानता है कि कितना में पास करेगा कितना में नहीं करेगा, दे देंगे उतना दे देगा कि जितना में तुम पास नहीं करोगे, तो 17-18 नंबर देगा, पास नहीं करोगे, नहीं करोगे। तो टिप्पणी इसलिए बोलते हैं कि टिप्पणी सब में लिख दोगे तुम श्योर हो गया। और यहाँ तो मैथ है, यहाँ तो नंबर कटना ही नहीं है। 38 36 38 और 36, 36 कितना हुआ, 8 6 14 का 4, बाकी 74 ना, 74 नंबर है। ये 74 नंबर बना लेना है किसी भी सूरत में। अगर ये तुम 74 नंबर बना लिया तो हमारा स्टाइल जो पढ़ाने का है मेंस का और लिखाने का, तो मैं दावे के साथ तुम्हें कहता हूं कि 300 में तुमको 200 से 210 आएगा, गारंटी एकदम लिखित में दे देंगे। अगर ये बनाने की क्षमता रखोगे तब 72 नंबर 74 नंबर इधर, तब इधर कैसे आएगा, कितना 200 में 74 नंबर घटा दो, कितना हुआ, आराम से आएगा 126 नंबर, 126 नंबर आराम से आएगा। कितना है इधर, कितना बचा, 300 में 74 घटा देंगे कितना हुआ,
226 में हमको कितना लाना है? 100 नहीं आएंगे, नहीं आएगा, आएगा। ये बनाने का, जैसे मान लीजिए कि बहुत सा कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसको तो आना चाहिए। सांख्यिकी पूछता है मैथ में, पता है कि नहीं, सांख्यिकी रहता है, और इसी पे रिजल्ट है। जो ये बना लेता है उसका रिजल्ट हो गया मेंस में। जो स्टेटिस नहीं बना पाता है उसका रिजल्ट नहीं, बोल जाएगा। अब किसको माथा दर्द कर रहा है मैथ वाला, तो एक 11 का या 12 का NCERT है मैथ का, ठीक है, वो जाकर खरीद लो। एक किताब है, बस उसी को बना देना। तो ये रहा आपका प्रथम पत्र का। अब हम आगे बढ़ते हैं, मिटा दें, बंद करो इसको। पहले समझ लो तो लिखते रहना। लिख के क्या करोगे इसमें, इटिया के कटवा नहीं मिलेगा कहीं की, तब हम सर्फ लाए खोज खाद के। मुख्य परीक्षा पास कैसे करें? मुख्य परीक्षा एग्जाम परीक्षा हॉल में तीन घंटा समय मात्र। इतने समय है ना तुम्हारे पास, 3 घंटा, ठीक है। अब इस 3 घंटा में बहादुरी दिखाना है। कितना क्वेश्चन है टोटल, मतलब बन के 16 टिप्पणी लगा के कितना 16। 3 घंटा है, बहादुरी दिखाना है। 16 प्रश्न है, 16 प्रश्न है। एक प्रश्न पर कितना मिनट, एक प्रश्न पे कितना मिनट, 3 घंटा है। 3 घंटा बराबर कितना मिनट, हाँ कुछ नहीं जानती है, 180 मिनट। और 16 क्वेश्चन है, भागा दो। कितना हुआ, 11 मिनट है ना। इससे मेरा ठीक हो, स्टैटिक्स को 1 घंटा हटा के 2 घंटा बांटते 14 तो ठीक है। ओहो, हम आपको कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, आप क्या कीजिएगा एग्जाम में आप जानिए। हम निकाल रहे हैं, 3 घंटा समय है, 16 प्रश्न को लिखना है। एक प्रश्न में कितने मिनट, हाँ 11 मिनट। आप समझो, यही समझा रहे हैं। अगर ये समझ गया तो मेंस निकाल दोगे। अब लिखना बहादुरी नहीं है, किसी भी सूरत में मेंस एग्जाम में लिखना बहादुरी नहीं है। अब लिखना बहादुरी नहीं है, प्रस्तुत करना बहादुरी है। क्योंकि आपके पास कितना है, 11 मिनट है। 11 मिनट में तुम किसी चीज को खूब अच्छा नहीं लिख पाओगे, ये तो सब जानता है। चाहे कतनो बिल्ले रहे खूब, जो क्वेश्चन सेट किया उसको भी कहा जाएगा कि आप 3 घंटे में 16 क्वेश्चन लिख दीजिए जो आपने प्रश्न सेट किया, और आप जो उत्तर का डिमांड मांग रहे हैं अगर आप लिख दें तो वो नहीं लिख पाएगा। सेट तो कर दिया, उत्तर का डिमांड तो मांग रहा है कि हम जो सेट किए हमें ये चाहिए, वो नहीं लिख पाएगा। अगर लिखे देगा तो उसकी भी गुलामी कटेंगे, नहीं लिख पाएगा। बोल देना बहुत आसान है। जैसे मेंस में पीटी में एग्जाम में प्रश्न आया, बहुत सा एकदम एक से यूट्यूबर वाला कर रहा था, हम तो 90% सोल्व कर दिए। तुम्हारा औकात नहीं कि 90% तुम सोल्व कर दोगे।
बाहर में भी बिना किसी चीजों के सहारा में जो पीटी में जो प्रश्न था, जब एग्जाम हॉल में समझो कि एग्जाम हॉल के अनुसार समझना है कि कितना टिपिकल था। एग्जाम हॉल के अनुसार बहुत टिपिकल था प्रश्न। बाहर में जब आ जाता है तो कई उसके पास सब मंथन होता है तो वही चीज हल्का नजर आने लगता है। अरे एग्जाम हॉल के अनुसार समझो, प्रश्न बहुत टिपिकल था, ये हमको पता है। और जो जनरल 82 से 85 सही कर दिया वो मेंस की तैयारी करे, होना है उसको। अब इस बार 90 नहीं जाने वाला, बहुत सा आदमी कोचिंग वाला 90 जाएगा, 96 जाएगा। बहुत कहा था क्या मजा आ गया प्रश्न, यूट्यूब पे सुनोगे तो औकात है उसको पूछो कि अभी तक का आंसर की नहीं जारी कर पाया कोई यूट्यूब वाला। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं पटना से लेकर दिल्ली तक, कोई अभी तक बीपीएससी का आंसर जो नहीं बनाता है कि हमारा आंसर ये है, वो नहीं जारी कर पाया। कोई नहीं, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर हम जारी कर देंगे तो कहीं हमारा गलती हो जाएगा बीपीएससी के उत्तर से तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा, इज्जत चल जाएगा मेरा कोचिंग का। डरा हुआ है, सब डरा हुआ है। क्यों नहीं जारी किए हो? कह रहे हो कि हम 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यूं ही उसका बच्चा कह रहा था कि हम सर 90% तो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में 90% का मतलब समझते हो, 150 का कितना होगा? हाँ 135। नहीं लगता है कि फेंक रहा है, फेंक रहा है। तो लिखना बहादुरी नहीं है, प्रस्तुत करना बहादुरी है। क्या प्रस्तुत करना है? प्रश्न के अनुसार टू द पॉइंट, नहीं कहता टू द पॉइंट आंसर लिखें। जैसे हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, सारा में सब लोग समझ जाता है हम क्या बोल रहे हैं। एक कोचिंग संस्थान है जो यूट्यूब पे भी आता है, कोई चीज़ का लिखाएगा तो पहले 10 लाइन गाथा लिखाएगा। जैसे मौर्य कला पूछा तो सीधा लिखो, प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य कला एक अस्थायी कला का प्रतिनिधित्व करता है। इस काल में कला के अंतर्गत स्थापत्य कला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ, जो मुख्यतः राजकीय संरक्षण एवं लोक कला के रूप में जाना जाता है। खत्म। वो क्या किया? 10 लाइन कला एक ऐसी गाथा है, फलना विद्वानों ने ये कहा। अरे भाई कुछ नहीं, वो सब करना है, टू द पॉइंट आओ। प्रश्न जो कहा था उत्तर आ जाओ, सीधा 2 लाइन में जोड़ दे, कोई गाथा नहीं। ग्राफ बनाएं, आरेख बनाएं, चित्र बनाएं, मानचित्र बनाएं। बस। अगर जो एग्जाम हॉल में किसी हर एक प्रश्न पे दिमाग लगा के ये कर लिया, वो कमो लिखा, उसका रिजल्ट क्या है? श्योर है। हमने मेंस का एग्जाम दिया तो हम लिखे कम, चित्र चात्र बनाए, ग्राफ बनाए ज्यादा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मौर्य कला में लिखे, पहले ग्राफ बना दिए, मूल बातें लिखे, उसके बाद लिख दिए। अब एक चित्र, मानचित्र बना दिए, मौर्य कला से संबंधित अवशेष का प्राप्ति का स्थान, हेडिंग दे दिए। भारत का नक्शा बना दिए, कहाँ स्तूप था प्राप्त हुआ, और फिर बिहार का नक्शा बनाए, वहाँ कहाँ मौर्य का प्राप्त हुआ। कुम्हार दर्शा दिए, महाराज प्रसाद, दीदारगंज, एच का मूर्ति।
पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण दिखा दिया, स्तंभ लेक, रूमंदेई, नेपाल की तराई। तो मेंस के एग्जाम में अब लिखना बहादुरी नहीं है, दिमाग से हटा लो। जितना माइक्रो नोट्स बनाओगे, जितना छोटा नोट्स बनाओगे, उतना तुम्हारे लिए भलाई होगा। और एक भी प्रश्न नहीं छूटे, एक भी प्रश्न नहीं छूटे। नहीं आता है फिर भी जबरदस्ती चित्र बना के गोड़ हाथ बांध के लिख देना है, बता दे रहे हैं। नहीं भी आता है तो भी गाना मत लिखना, ठीक है, गाना मत लिखना, लिख देना, चित्र बना के, थोड़ा ग्राफ बना के। एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए किसी भी सूरत में, एकदम रिजल्ट होगा। और अगर एक क्वेश्चन को रच रच के लिखने के चक्कर में रहा तो गयो काम से, क्योंकि रच रच को लिखोगे तो 30 मिनट चाहिए। पहला पैटर्न था 30 मिनट था हम लोग के जमाने में, अब है 11 मिनट, मान लेते हैं 12 मिनट, ये ना अधिकतर एक 12 मिनट में ही खेल करना है तुमको। तो 12 मिनट में जो खेल कर दिया, किम जोंग बनना है, ठीक है, किम जोंग देखिए उत्तर कोरिया का, वो बन जाओगे मेंस हो जाएगा। किम जोंग बनना, अब जो है वो नहीं बनना है, अमेरिका जैसा रणनीति, अमेरिका से आगे उत्तर कोरिया बने, विकसित कम है लेकिन उससे आगे इस मामले रणनीति बनाने में। इसलिए उत्तर कोरिया से अमेरिका भी डरता है, पता है कि नहीं? उत्तर कोरिया से अमेरिका भी डरता है। किम जोंग बनना, देखते हो कैसे देखता है, उसको देखता है, उसका बहन साथ में रहती है, वो रणनीतिकार है, उसका बहन ही रणनीतिकार है। तो लिखना बहादुरी अब नहीं है मेंस में, क्योंकि एग्जाम हॉल के दृष्टिकोण से खूब पढ़ के गया। मान लिया आप एग्जाम्पल समझाते हैं, जो तुमने पूरा पढ़ा वो नहीं आया, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? जो तुम पढ़ के गया नहीं आया, नहीं लड़ा, तो क्या हाथ माथे पर रख के बैठे रहोगे? नहीं, ये है, ये बहादुरी है। लिखना बहादुरी नहीं, प्रस्तुत करना बहादुरी है। हम कैसे इसको कम जान रहे हैं भी परोस दें, ठीक है। अब मान लिया जाए तुम दाल भात सब्जी ही बनाया, भुंजिया, दाल भात भुंजिया, तो कैसे उसको थाली में हम परोसें कि अगला खाए कहे कि नहीं इतना ही आइटम है लेकिन अच्छा। अब तुम क्या करोगे? चावल को पूरा थाली में बिछा दोगे, ऊपर से दाल डाल दोगे और भुजिया डाल दोगे, तीनों, तो अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन अगर थाली ये है, तुम्हारे पास गरीब हो, कटोरी नहीं है, तब क्या करोगे? गांव में देखते हो, एक आधा कितना मतलब कम रहता है लेकिन सुंदर लगता है देखने में, सुंदरता से भी वो आकर्षक हो जाता है भोजन करने में। अब पहला चरण में तो वो आधा तो खा ही जाता है, कितना में चावल है, चावल इसी पे चोखा या भुंजिया रख देता है, और बगल में क्या लाता है? दाल आता है। यहाँ थोड़ा सा इसे चावल पत्ती करता है, यहाँ क्या डालता है? नमक। इस पे क्या डालता है? हरा मिर्च। इसी के बगल में क्या रहता है? गांव में अचार होता है, अचार प्रसिद्ध होता है, गरीब के पास भी होता है। कितना सुंदर लगता है। मतलब हमारे पास नहीं भी है तो हम उसको सजाएं, तो हम नहीं भी जानते हैं, हम कम पढ़े हैं, कम जानकारी है, तो हम प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं एग्जाम में, ये हम सिखाने प्रयास कर रहे हैं कि प्रस्तुत आप कैसे कर लेते हो। ये बहादुरी है। बहुत को तुम देखता होगा, सुनता होगा कि बहुत कम मेंस में बहुत जानता है, मेंस की पकड़ है, खूब पढ़ता है, अच्छा लिखता है और एग्जाम में पासिंग करता है। और जो उसको बताता है, तुम इसको बताया, तुम बहुत जानती हो, और तुम इसको बताइए पास कर गया, तुमने पास की, दोनों साथे दिया,
ऐसा हुआ है। पंकज भैया और शंभू भैया दोनों बैट्समैन थे, दोनों दिल्ली में तैयारी करते थे। नो डाउट शंभू भैया को बहुत जानकारी था इतिहास और ज्योग्राफी किसी हर विषय का, और पंकज भैया उनसे सीखते थे। पंकज भैया जो है IPS बन गए, पंकज राज नाम सुनी भी हो, और वो बेचारा IPSC भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे बहुत, लेकिन एग्जाम में वो प्रस्तुत, जो कम जानेगा वही प्रस्तुत कर पाएगा, जो कम जानेगा वही प्रस्तुत कर पाएगा अच्छा, जो ज़्यादा जानेगा नहीं करेगा। क्योंकि हम लिखेंगे अब तो हम खूब रच रच के लिखेंगे, क्योंकि हमें हमारे खोपड़ी में बहुत है। मेरा टाइम तो चल जाएगा रचने में, तो प्रस्तुत करने में हमारा टाइम बचा कहाँ। हम लिखने में ही दिमाग लगा देंगे बढ़िया एकदम, फलना ने ये कहा, चिल्ला ने ये कहा, तो बढ़िया बढ़िया लाइन लिखेंगे। कौन लाइन से मेरा प्रोफेसर, अरे लाइन से आकर्षित नहीं होगा, दिमाग से हटा लो, प्रस्तुत करो, ग्राफ बनाओ, आरेख बनाने के लिए सीखो, चित्र बनाने के लिए मानचित्र। जैसे मान लीजिए स्तूप के बारे में, तो स्तूप कैसे होता है, थोड़ा सा चित्र बना दो इसे, यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे नहीं रहता स्तूप, हाँ बना देते, निकल जाए। अस्तम के चर्चा लिख रहे हैं तो वो अस्तम ऐसे होता है, ऐसे रहता है ना। सरनाथ का था, चित्र का मतलब ये नहीं, चित्र का मतलब ये नहीं लड़का लड़की बड़ा चित्र बना देना वहाँ पे, ठीक है। चित्र का मतलब प्रश्न का अनुसार, ठीक है, नहीं तो मानव विकास सूचकांक निकालेगा या फिर बनाएगा दे देना दोनों में, या लैंगिक असमानता सूचकांक, एक महिला पुरुष का चित्र मत बनाना गलती से, ठीक है। मतलब चित्र का मतलब यहाँ है कि प्रश्न के अनुसार, ठीक है। इतिहास में विशेषकर चित्र जो बनेगा इतिहास में बनेगा, सिर्फ वो भी संस्कृति में। जैसे मंदिर पूछेगा, इस बार पूछेगा एकदम फिक्स है क्वेश्चन, अगर पूछना होगा तो उत्तर भारत में मूर्ति कला शैली के वर्णन करें। उत्तर भारत में मूर्ति कला शैली का वर्णन करें। जैसे पिछले बार पूछा है आपको इतिहास में ही, इतिहास में जो भी देखो क्या पूछा है, मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर पूछा है ना। तबरी पूछेगा या तो दक्षिण भारत का मंदिर या मध्य भारत का मंदिर शैली, दो हो गया, और एक उत्तर भारत का मूर्ति कला शैली। तो उत्तर भारत में दो मूर्ति कला शैली था, एक गंधार शैली, एक मथुरा शैली। गंधार शैली कैसा था? गंधार शैली कैसा था? महात्मा गांधी के जैसा चित्र को गंधार शैली कहते, एकदम दुबला उकेरा हुआ, माँ ये एकदम नहीं लगता है कि बहुत दिनों से नहीं खाया, उसको गंधार शैली। मथुरा शैली सलमान खान के देखियो, उसी तरह महात्मा बुद्ध को बनाया गया मथुरा शैली, एकदम बॉडी बिल्डर। यानी महात्मा बुद्ध को वास्तविक से काल्पनिक में प्रस्तुत कर दिया कि महात्मा बुद्ध ऐसे थे, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप के थे, उसको मथुरा शैली। और अमरावती शैली में कैसा मूर्ति बना है, कौन बताएगा? हाँ, अधिक अलंकरण है। इसको मल्लिका शेरावत को देखी हो, ठीक उसी प्रकार का शैली अमरावती शैली का मूर्ति है, जिसमें नारी का जो मूर्ति बनाया गया है एकदम पूरा मल्लिका शेरावत के शैली में ढाला गया है। वहाँ पे सिर्फ महिलाएं की मूर्ति है, तो इसको याद करने का सीधा, जैसे उकेरा रहेगा, मानसर उकेरा हुआ है, बाल अच्छे तरीके से, फूल सजावट बुद्ध का, तो मार देना मथुरा शैली, ठीक है। जैसी महिला की मूर्तियाँ को अलंकृत किया गया, अलंकरण का मतलब होता है कि वास्तविक से जो वास्तविक रूप है उसको अलग से प्रस्तुत करना, अच्छे तरीके से बाल पूरा दम, बाली टिक्का जो भी है उसको अलंकरण कहते हैं, अलंकृत करना। अलंकरण, अगर हम अलंकृत बोलेंगे मेंस पढ़ाएंगे अलंकृत किया गया, तो समझ जाना कि उसको खूब सजा दिया, अलंकरण उसी को कहते हैं। तो अब क्लियर हो गया ना कि मेंस क्या है। तो मेंस ये है, मेंस खूब पढ़ना नहीं, खूब अच्छा तुम्हें लिखने आए कि नहीं आ रहा है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, कम तुमको
जानकारी है, कम तुमको लिखने आ रहा है, कम तुमको कंटेंट पता है, फिर भी अगर तुम प्रस्तुत अच्छा कर दिया तो बस इस पे बल देना है घर में जाके। ठीक है, हमको लेंदी नहीं चाहिए। आगे हम बढ़े। चुके हैं, बहुत कुछ बता चुके, जो समझ गया होगा समझ गया होगा, बने से घूम घाम रहा है, लेकिन जो समझ पा रहा है तो समझ गया होगा कि हम क्या क्या बताते जा रहे हैं। कुछ खोपड़ी में आया? क्या आया खोपड़ी में? अच्छा, हम क्या क्या बताए? देखो सब कितना अच्छा उत्तर दिए, जो आप बताए मुझे समझ में आया। हम बहुत चीज बताए हैं, तो कब तक पूछेंगे? हाँ, ध्यान रखना। उत्तर लेखन कैसा हो, ये प्रश्न है। उत्तर लेखन कैसा हो आपका, तो ये समझो उत्तर लेखन कैसा हो। लच्छेदार नहीं, होना चाहिए। लच्छेदार नहीं, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। पढ़ी हो वॉइस? हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया। ये बोलते हैं पेसिव वॉइस। हम सीधा लिखेंगे, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, तो इसमें हमारा शब्द कम हो जाएगा। हम सीधा प्रस्तुत, यानी उत्तर लेखन लच्छेदार नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? खरा होना चाहिए। जैसे तुम अभी बोली खटाखट बोलने वाला, सीधा, कोई घुमाव उमाव नहीं। कहने का मतलब है कि हमको ऐसे नहीं जाना है, हमको ऐसे में 150 शब्द हो जाएगा, ऐसे में तुम्हारा 50 शब्द में निपट जाओगे। यानी कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में लिखना, पैसिव वॉइस में नहीं लिखना, सीधा। दूसरा, समान अध्ययन का उत्तर, समझते जाइएगा राज का शब्द। समान अध्ययन का उत्तर पैराग्राफ राइटिंग में नहीं, बिंदुवार होना चाहिए। क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग में आप अधिक चीज को नहीं बता पाओगे कम समय में। बिंदुवार राइटिंग में लिखोगे, अधिक बता दो। जैसे अगर हम मौर्य कला के बारे में बिंदुवार हम विशेषताएं कहें, तो यह स्थायित्व कला का प्रतिनिधित्व करता है। इस काल का कला प्राचीन भारत का एक संधि काल के रूप में जाना जाता है। बिंदुवार है ना, इसका विषय धार्मिक एवं गैर धार्मिक दोनों था। कला का विकास राजकीय संरक्षण, मुक्त राजकीय संरक्षण में हुआ था। इस पर कला का रूप राजकीय कला एवं लोक कला दोनों था। कला में एकास्मक पत्थर एवं पॉलिशदार का प्रयोग किया गया था। पॉलिश का मौर्य कला से तत्कालीन मौर्य शासकों एवं कलाकारों की उसकी अभिरुचि, योग्यता एवं संरक्षण पर लक्षित होता है। खत्म। अब पैराग्राफ में चल, पैराग्राफ किसको बोलते हैं? फिर यहाँ से फिर आएगा एक पैराग्राफ, फिर ही पूरा हुआ। फिर देखिए पैराग्राफ यानी जीएस का उत्तर निबंधनात्मक ना हो, निबंधनात्मक नहीं होना चाहिए।
चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? वर्णनात्मक। वर्णन नहीं करते, वर्णन करें, खरा। ये है समान अध्ययन में, निबंध वाला टाइप में नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि आपको कम समय में बताना है। अगर पैराग्राफ राइटिंग लिखोगे तो नहीं बता पाओगे, तब फिर इतने में तुम्हारा 11 मिनट पार। क्लियर है? तो उत्तर लेखन कैसा हो? लक्ष्यदार नहीं होना चाहिए। अगर पैराग्राफ राइटिंग में तो एक पैराग्राफ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोल, गलती तो नहीं बोल रहे? हाँ, 5 वाक्य, 5 लाइन चेंज कर देना। कितना? 5 लाइन। एक वाक्य में 5 से 8 शब्द हो, कोशिश करना, एक्टिव वॉइस। क्लियर हुआ? नहीं, बात मतलब समझी? हाँ, उसमें कितना शब्द हो? देख से 5 से 8। और एक पैराग्राफ में 5 लाइन, तभी तुम्हारा उत्तर सुंदर। अगर पैराग्राफ में कहीं जरूरत पड़ गया लिखने का, उत्तर के प्रश्न के अनुसार, लेकिन हमेशा बिंदुवार ही लिखना। हम पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा तुमको बिंदुवार हम कैसे बांटते हैं। ठीक है? तो उत्तर लेखन में लक्ष्यदार नहीं होना चाहिए। प्रश्न से उत्तर को 2 से 3 वाक्य में जोड़ देना है। एक आपको वीडियो पिछले बार सुनवाए थे ना, हाँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रोफेसर का क्या चाहता है, हाँ, भेज दीजिएगा, हम और सुन लेंगे। प्रोफेसर क्या चाहता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, उन्होंने बता रहे थे कि जीएस का उत्तर कैसे लिखना है। जीएस का प्रश्न से उत्तर को 2 से 3 वाक्य में ही जोड़ देना, सीधा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलो। संरचना, उत्तर ये चालू करो। उत्तर लेखन की संरचना है। मान लीजिए तुम्हारा प्रश्न है तो ये पेज है, तो सबसे पहले आराम से एग्जाम में क्या लिखेंगे? इसको यहीं पे प्रश्न से, प्रस्तावना का मतलब होता है प्रश्न से उत्तर को जोड़ना 2 वाक्य में। कितना वाक्य? 2 या 3। उनको सर बोले हैं 2 तो हम 2 हो सकता है 3 हो जाए, बढ़ जाए, हो सकता है 2 से कम में हो जाए, ये भी होता है ना। ऐसा नहीं कि सर बोले हैं 2 तो 2 में रहेंगे। ठीक है, 3 जा सकता है। दूसरा, तब प्राप्त क्या करना है? सबसे पहले एग्जाम्पल, प्रश्न कला से, प्रश्न मौर्य कला से, यहाँ लिखना मौर्य कला। तुरंत यहाँ लिखना राजकीय कला,
इधर लोकल। ठीक है, राजकीय कला में जो दो बात है मुख्य दो को लिख देना है, यहाँ दो को लिखना है। अब आना है दूसरा जो कहता है, अगर कारण है, प्रश्न कारण का पूछ रहा है तो कारण लिखेंगे। चलो कारण का प्रश्न नहीं पूछ रहा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, उद्देश्य का, उद्देश्य लिखेंगे। चलो ये भी प्रश्न का डिमांड नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है लक्ष्य का, अगर तो लक्ष्य लिखेंगे, ये डिमांड नहीं है प्रश्न का। प्रश्न का रहा है विशेषताएं का, तो लिखेंगे क्या विशेषताएं, इसको अंडरलाइन करेंगे तुरंत रोमन नंबर में। रोमन नंबर में जो बातें हैं विशेषताएं का लिख देंगे रोमन नंबर 1। यहाँ ऐसे नंबर जब लिखाए थे बिंदुवार लिखना, क्या क्या लिखाए थे बिंदुवार, तो ये हुआ बिंदुवार। विशेषताएं लिखेंगे रोमन नंबर 1, ये नंबर मत देना, ये वाला, ये वाला क्या लिखोगे बिंदुवार में। हमेशा या तो तुम रोमन नंबर में आओ, नहीं तो हिंदी में, या तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। बिंदुवार जो बता रहे थे तुम चांदनी ठीक से समझोगे, उनको पता है। तो रोमन नंबर में जैसे मौर्य कला की विशेषताएं क्या है, पहली विशेषताएं क्या है कि ये प्राचीन भारत में स्थायित्व कला का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे, तो एक कला का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, लेकिन वो पतन हो गया, वन है। दूसरा आ जाओ कि मौर्य काल के पूर्व मगध के समय में जब हर्यक वंश था, या हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, उस समय भी कुछ स्तूप बना था वो, लेकिन मिट्टी का बना था, तो अस्थायी नहीं है, ध्वस्त हो गया। पहली बार प्राचीन भारत में कला का विकास, अस्थायी कला का विकास मौर्य काल में हुआ, जिसमें लकड़ी का प्रयोग हुआ। उसके बाद पाषाण का प्रयोग होने लगा। पाषाण मतलब पत्थर, जो आज तक है। क्लियर हो गया ना। कला का विषय धार्मिक एवं गैर धार्मिक दोनों था। धार्मिक मतलब स्तूप बना तो धार्मिक हो गया, गैर धार्मिक मौर्य का राज प्रसाद, स्तंभ लेख, ये क्या है, गैर धार्मिक है। महाविहार, चैत्य, स्तूप धार्मिक है नहीं है, तो उसको विशेषताएं बिंदुवार लिख देंगे। फिर अगला उत्तर क्या कहता है, मान लीजिए कि तुमको तत्व, अगला क्या है तत्व में बताना है राजकीय कला। इसको लिखो नहीं समझो, बता तुरंत लिखने का रतबा सब बंद करोगी। लोक कला हेडिंग, ये हेडिंग कैसे होगा, ये हेडिंग कैसे होगा, उसके बाद हेडिंग क्या होगा, लोक कला। अगर राजकीय कला तो इसको ई नंबर देंगे लोक कला में। इसके अंतर्गत जो बात लिखेंगे उसको क्या जाएंगे। अब क्लियर हुआ। राजकीय कला, मौर्य काल में राजकीय कला का संबंध तो पहला क्या है, राजप्रसाद से था, या पटना के कुम्हरार में से अवशेष प्राप्त हुआ, या लकड़ी का बना हुआ था। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। एक विभिन्न लकड़ी के विभिन्न खंभों का हॉल था। अशोक ने इसमें पाषाण का उपयोग कर इसको विस्तार रूप दिया। इसका सुंदर चित्रण चंद्रगुप्त फायान एवं कौटिल्य ने किया। फायान ने यहाँ तक कहा कि देवतुल था, देवताओं ने बनाया था। ये खत्म राजप्रसाद। समझ रही हो ना क्या कहना चाह रहे हैं। तो उत्तर लेखन में संरचना, ये स्टेप कैसे बढ़ रहे हो, ये बहादुरी। प्रोफेसर ये देख लेगा कि ग्राफ देख लेगा, वो नहीं पढ़ेगा। भाषा में हो सकता है कि संज्ञा सर्वनाम में, विश्लेषण में, विशेषण में, तत्सम तद्भव में अंतर हो सकता है, त्रुटियां हो सकती है। क्रिया विशेषण में नंबर नहीं कटेगा, वो नहीं देखता, क्योंकि हिंदी साहित्य नहीं है। ये हिंदी साहित्य अगर होता, हाँ शुद्ध जरूर लिखना है। राजकीय कला कैसे है, राजकीय में हर्षिकार होगा कि दीर्घिकार होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है ना। तो यानी ग्रामर के आधार पे
लिखाना कोई जरूरी नहीं है। उत्तर लेखन ग्रामर के आधार पे नहीं होना चाहिए। या कोई कहता तुम ग्रामेटिकल लिखो, ग्रामर जिसे कहता है वैसे लिखो, भूल जाओ बस उसको कह देना आपकी रणनीति, आपको सलाम, हमें नहीं चाहिए ये रणनीति। क्लियर है ना? उत्तर लेखन में क्या अंदर लिख रहे हो, मूल बात वो जब प्रोफेसर सबसे पहले तुम्हारा संरचना देखेगा कि प्रस्तावना लिख रहे हो, विशेषताएं लिख रहे हो, तत्व लिख रहे हो, प्रभाव लिख रहे हो, महत्व लिख रहे हो, आलोचना कर रहे हो, निरंतरता, प्रासंगिकता, तब तुमको आराम से मिल जाएगा। इसके अंतर्गत कुछ कुछ बात भी 2-3 बात 11 मिनट ही है। अगर ये चीज पता है जिसको, तो उसको कम भी आता है वो अच्छा लिख के आएगा। अब ये तुमको पता नहीं है कि हम पहले ये लिखे कि पहले ये लिखे, कि पहले ये आएगा, ठीक है? तो हम वो बता देते हैं, ठीक है? पहले क्या आता है, ठीक है, मिटाएं। अब क्या फोटो खींचा रहे तो बता ही रहे, ग्राफ हमेशा प्रस्तावना के और निचला दूसरा हेडिंग जो होगा उसके बीच में होगा। क्लियर है? ये है कि आप क्या बताने जा रहे हो नीचे, वही ये बता देना है संक्षिप्त में, डायग्राम बना, यानी बेवकूफ बनाना नंबर लेने के लिए। क्लियर है? ये हुआ तरीका। ये जो विद्यार्थी ये करता है वो टॉपर हो जाता है, पास हो जाता है। जो खूब बढ़िया लिखता है, ग्राफ रफ नहीं बनाता, ये सब हेडिंग नहीं देता, तुमसे बढ़िया लिखेगा। अगर पढ़ोगे तो तुमसे बढ़िया लेखन होगा, लेकिन पास नहीं होता है। गारंटी लिख के देते वो पास नहीं होगा। हमने अपने मित्रों को देखा, सामने का अनुभव है, खूब अच्छा विश्लेषण कर रहा है, तो बढ़िया समय से अंदर में लिख रहा है, लेकिन उसने ग्राफ बनाना भूल गया, उसने अक्षरीकृत उत्तर लिखना भूल गया, डायग्राम बनाना भूल गया, वो प्रयोग नहीं किया, वो बेचारा क्या FAIL क्या हुआ, फाइल हो गया। तो हमसे पूछा कि अरे भाई तुमको इतना नंबर कैसे मिल गया, सेकंड पेपर GS में 200 में 139। हमने बताया ये वो हम मिस्टेक कर गए, तुम बताया क्यों नहीं कि हम ये करेंगे। हम बोले बता प्रतियोगिता ये हो सकता है कि हमारे बताने से अगर हम पहले बताते तुमको नुकसान हो जाता, तो कहता तुम ही बताया था इसलिए हम ऐसे किए, हम पास नहीं हुए। तो पहले प्रयोग होता है तभी, तो हमने प्रयोग किया, सफल हो गया, तो हम इसलिए बता रहे। दूसरा हम स्वयं पे प्रयोग किए, दूसरे को भी प्रयोग करवाए, वो भी अच्छा नंबर लाया, पास भी किया, तो प्रयोग है। ये प्रयोग प्रमाणित हो गया है कि नक्शा चित्र संरचना बनाना है। वो आप मुख्य परीक्षा में एग्जाम्पल समझो कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने सुंदर हो। प्रोफेसर थोड़े देखने जा रहा है कि आप चश्मा से लगे हुए हो, बाल थोड़ा सा ऐसे है, ऐश्वर्या राय भी फैल है तुम्हारी सुंदरता सामने, वो प्रोफेसर नहीं देखने जा रहे हैं। तुम्हारे कॉपी कितना स्मार्ट है वो देखते हैं ना। प्रोफेसर जब कॉपी चेक करते हैं तो क्या रहता है, तुम्हारा शकल तो रहे कि तुम्हारा शकल से वो मोहनी मंत्र मारी तो वो नंबर दे दिए, नहीं ना। तुम्हारा मोहनी मंत्र तुम्हारे कॉपी में दिखे, मोहने की शक्ति कि आप उसको खींच लो, पता है कि नहीं। मोहनी मंत्र क्या है, जो तांत्रिक होता है सुंदर नहीं होता, लेकिन अपना मंत्र से खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। अब राजू श्रीवास्तव बेचारे दिवंगत हो गए, कोई सुंदर तो नहीं थे, लेकिन वो क्या है, सबको हंसा देते थे, सबको आकर्षण का केंद्र। क्यों? चाहे एहसान कुरैशी हम सुनते रहते हैं, देखे हैं नहीं देखते, इसलिए तो हर चीज में कुछ न कुछ सीखने की चीजें हैं। तो तुम लोग क्या देखोगे, सास कभी बहू थी इससे ज़्यादा क्या देखोगे, ये सब देखता है ना। क्या भी आपको सीनियर है लड़की लोग के लिए बताओ कि काम नहीं जाना जो तुम लोग देखते रहती हो। हाँ, अगला क्या बताने वाले थे, हाँ कि पहले क्या आएगा तब क्या आएगा तब क्या आएगा, अनिवार्य ये ना।
सबसे पहले उत्तर संरचना समझो, रामबाण समझ लेना। रामबाण क्या? रामबाण सबसे पहले होता है, किसी उत्तर में लिखेंगे सबसे संरचना में आता है प्रस्तावना। दूसरा में आता है पेज में कारण, उद्देश्य या लक्ष्य। एक समानता है, कभी किसी प्रश्न का कारण भी हो सकता है, किसी का उद्देश्य भी हो सकता है, किसी का लक्ष्य भी हो सकता है। क्लियर है? तीसरा प्रकृति विशेषताएं, लक्षण, एक ही बात है। उसके बाद चौथा होता है स्वरूप। उसके बाद आता है प्रभाव। प्रभाव में हमेशा सकारात्मक तब नकारात्मक। प्रभाव या परिणाम एक ही है। उसके बाद लिखोगे सीमाएं। सीमाएं का मतलब होता है दोष, हानि, अवगुण, ऐसी को बोलते हैं आलोचना। आलोचना। उसके बाद अगला स्टेप होता है महत्व, गुण या समालोचना। उसके बाद सुझाव, समाधान, तब समाधान। भारत सरकार, बिहार सरकार। उसके बाद अगला स्टेप होगा नीतिगत सुझाव। उसके बाद अगला होगा निरंतरता, प्रासंगिकता, फिर उपलब्धियां, और अगला निष्कर्ष। कोई जरूरी नहीं है, पहले समझो ये है स्टेप। कोई जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में ये सभी चीज हो, जरूरी। लेकिन कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, कोई भी प्रश्न पढ़ोगे, चाहे जीएस का प्रथम फेज, चाहे जीएस का सेकेंड फेज पत्र या निबंध, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तब ये पपड़िया में घुसेगा। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी हम ये बता दें कि इसके बाद ही ये है, इसके बाद ये नहीं हो सकता। ये क्रम है संरचना कि पहले भवन बनाएंगे तो नींव देंगे, दावा खनेंगे, नींव देंगे, प्रिंट बनाएंगे, ये ना, लिंटर ले जाएंगे, हॉल काटेंगे, छत ढालेंगे। उसके बाद क्या प्लास्टर व्लास्टर करेंगे, दरवाजा लगाएंगे, क्या चंदने। तो ये है स्त्रीकृत। यहाँ से नींव है, यहाँ से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हर एक प्रश्न में ये सभी चीज नहीं होता, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में इसी से कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर है ना? हर एक प्रश्न में तो ये चीजें तो अनिवार्य है, ये तीन अनिवार्य होगा। रवे का साक्षी पास, जहां कारण नहीं वहां समस्याएं हर एक प्रश्न में मिलेगी। जब हम पढ़ाएंगे, ये एक पेज में बढ़िया से रखे रहना। जब हम पढ़ाएंगे तो उसको मिलाना कि सर
इसमें कौन उठा के डाल रहा है, प्रश्न में क्यों ये टॉपिक में ये बात आ रहा है, ये छूट क्यों रहा है, ये तो खुद समझ में आ रहा है। यही है मूल मंत्र हमने आज दे दिया, जो कोई नहीं बताएगा, कोई कोचिंग क्लास नहीं बताएगा, क्योंकि जिस दिन ये विद्यार्थी को बता देगा और इस पर विद्यार्थी 1 महीना अपने से मेहनत कर देगा, वो कोचिंग जाएगा ही नहीं, भूल जाएगा कोचिंग का, अपने से कर वही चीज़ है जो मूल चीज़ बताए, एक क्या कब कौन कहाँ कैसे, और एक ये इस तरीके ये संरचना किसी भी टॉपिक का, चाहे IAS की तैयारी करो चाहे PCS की तैयारी करो, किसी चीज़ के उत्तर लेखन इसी के इर्द गिर्द घूमता है, आपका नोट्स इसी के इर्द गिर्द रहे और आप पढ़ें तो अपने आप को ही बांधें, यानी आप बीच में हैं और 1 से लेकर 12 तक घेरले रखें, ये 12 के बाहर नहीं जाना, 12 जो चीज़ें उसी के अंदर रहना है पढ़ने के क्रम। क्लियर है गुरु क्या? हाँ, कहीं सोच रहे हो क्या तो यादों में नहीं, तो ये रहना चाहिए प्रार्थना से निष्कर्ष तक। हमने मूल चीज़ें आपको बता दिया, मेंस परीक्षा के मुख्य परीक्षा की पढ़ने के तरीके, एग्जाम हॉल में लिखने का रणनीति, उत्तर आप कैसे लिखेंगे, हमने सारे चीज़ बता दिया। कल से जो क्लास होगा अब मुख्य रूप से हम लोग आएंगे सिलेबस पे, कल सिलेबस बताएंगे और कि प्रथम पत्र में क्या क्या सिलेबस है, खंड ए से पूछेगा, खंड बी से क्या पूछेगा और खंड सी से क्या पूछेगा। उसके बाद तब तीसरा स्टेप में हम आएंगे, पढ़ाना चालू करेंगे और आपसे को प्रत्येक दिन टास्क देंगे और हमें उत्तर लिख के घर से लेके आना है। हम 10 क्वेश्चन लिखवाएंगे, विभिन्न प्रकार के आप उत्तर लिखने सीख जाए और 2 से 3 टेस्ट यहाँ पे संडे को बैठा के जहाँ लिए आपका रिजल्ट सुनिश्चित। तो टेस्ट लेंगे तो अपनी सेंचुरी की व्यवस्था स्वयं करेंगे क्योंकि हम कॉपी का फॉर्मेट बना देंगे, हम आपको दे देंगे, उसी को बढ़िया से फोटो कॉपी सेंचुरी में मार के लेते आना है और लिखना है और हम आपका उत्तर को अगले दिन चेक करके हम आपको देंगे, कहाँ कमियां हैं, कहाँ अनावश्यक चीज़ें, क्या लिखना था क्या नहीं लिखना था। 10 टेस्ट लेंगे गण के, आपका उत्तर लिखने आ जाएगा और आप पास हो जाएंगे। 10 टेस्ट ज़्यादा नहीं जरूरत है, 10 क्वेश्चन घर से लिखवाएंगे, 10 को यहाँ टेस्ट क्या फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर जो ही आपको लिखिएगा और हम आप गलत लिखिएगा, गलत संरचना में जाइएगा, हम काटेंगे कि नहीं, आपको खुद समझ में आते जाएगा कि हमको क्या करना था क्या नहीं करना। क्लियर है? तो कल का क्लास का इंतजार कीजिए, कल विधिवत रूप से कल से हम लोग प्रारंभ कर देंगे। आज क्लास से प्रकार का आपको मेंस परीक्षा क्या होता है, मेंस की तैयारी कैसे करें, मेंस कैसे पढ़ें, एग्जाम हॉल में कैसे लिखें, आपको पढ़ने का तरीका हमने आज बता दिया। आप अगले क्लास का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।